नमस्कार, मैं डॉक्टर रुस्तम सिंह कौरा। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें लोग बहुत क्वेरी करते हैं कि सर RIRS या PCNL कौन सा बेहतर होता है रीनल स्टोन ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, दोनों ही जगह अपने अपने इंडिकेशन होते हैं, कहाँ RIRS कराना है, कहाँ PCNL, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी केसेस में RIRS इंडिकेशन नहीं होता है, सभी केसेस में PCNL इंडिकेटेड नहीं होता है। RIRS क्या है? न्यूअर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही फैंसी है। आजकल लोगों को इसकी काफ़ी डिमांड करते हैं, बट इसको कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। RIRS में क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, जिसे हम RIRS मीन्स एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है जो कि नेचुरल ओरिफिस यूरेथ्रल मेटस से एंटर करते हैं और ये किडनी तक पहुंचता है, फिर लेजर के माध्यम से स्टोन को तोड़ा जाता है। ये तब इंडिकेटेड होता है जब स्टोन का साइज यूजुअली 15 to 20 mm हो। अगर इस साइज का स्टोन है और हार्ड नहीं है, यानी हार्डनेस कैसे असेस करते हैं, CT स्कैन पर एक HU यूनिट होती है, अगर इसकी वैल्यू जो है 1000 पाउंड से कम है तो RIRS इंडिकेटेड रहता है और ये लेजर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से डस्टिंग हो जाती है और इसके कंप्लीट क्लियरेंस की संभावना ज़्यादा होती है। अगर इससे बड़ा स्टोन है तो यूजुअली RIRS इंडिकेटेड नहीं होता है। दूसरा, अगर मल्टीपल स्टोन है, अलग अलग कैलिक्स में पड़े हुए हैं, तो यूजुअली RIRS उतना सफल नहीं है। तो RIRS किन कंडीशन में करना है? जिनका साइज 15 से 20 mm तक के स्टोन है या उससे छोटे स्टोन हैं। दूसरा, अपर यूरेटर या फिर जो है अपर कैलिक्स और मिडिल कैलिक्स में जो स्टोन होते हैं उनके लिए ईजी रहता है और सक्सेस रेट ज़्यादा रहती है। अगर किसी पेशेंट की एनाटॉमी ऐसी है कि एक्यूट एंगल बन रहा है और इन्फीरियर कैलिक्स में स्टोन है, उनमें कई बार ये RIRS डिफ़िकल्ट होता है और इसके फेल्यूर के चांस ज़्यादा रहते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है RIRS में? कई सारे पेशेंट में हम प्राइमरी करते हैं जिनका यूरेटर ओरिफिस अच्छा है, यूरेटर डायलेटेड है, उनमें हमें स्टेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में 70% केसेस में फर्स्ट स्टेज में स्टेंट डालना पड़ता है, जिसके कारण से यूरेटर डायलेटेड हो जाए और जो फ्लेक्सिबल स्कोप है वो ईजिली नेगोशिएट हो सके आपकी किडनी तक। तो पहली प्रोसीजर स्टेंट डालते हैं, करीब करीब 10 से 15 दिन के लिए स्टेंट रखा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज लेते हैं जिसमें हम स्टेंट को निकाल करके फ्लेक्सिबल यानी RIRS की जो स्कोप है वो नेगोशिएट हो जाता है और RIRS की पद्धति की जाती है। RIRS करने के बाद में फिर से स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि जो डस्टिंग की गई है उसमें जो कुछ थोड़े बहुत कण रह जाते हैं उसको वो स्टेंट के सहारे से निकल जाए। ये इसकी प्रोसीजर होती है। मीन्स अगर आप इस चीज़ के लिए कन्विंस होना पड़ेगा कि RIRS के लिए यूजुअली हमें 2 या 3 प्रोसीजर से निकलना पड़ता है, यानी स्टेंट डालना पड़ता है, फिर हम 15 दिन के बाद में RIRS करते हैं और फिर स्टेंट निकालना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि RIRS में जो है डस्टिंग की जाती है लेजर के माध्यम से। एक स्टोन को बहुत हज़ारों टुकड़ों में छोटे छोटे से बिल्कुल धूल जैसा कर दिया जाता है और उसी टाइम कुछ एस्पिरेशन के सहायता से, कुछ वाटर फ्लो के साथ में निकल जाते हैं और कुछ जो कण रह जाते हैं वो यूजुअली क्या है कि स्टेंट के सहारे से या बाद में जो है यूरिन के साथ में निकलते हैं। तो ये इसकी प्रोसीजर होती है। इसके उलट अगर PCNL की बात की जाए तो PCNL किसी भी कंडीशन में इंडिकेटेड है, क्योंकि इसके अलग अलग ट्रैक्ट के साइज़ के रहते हैं, मिनी PCNL, माइक्रो PCNL एंड स्टैंडर्ड PCNL। ये जो इनका जो क्लासिफिकेशन है PCNL का, ये डिपेंड करता है आपने ट्रैक्ट साइड यानी डायलेटेशन कौन से नंबर की सीट यूज की है, उस पर डिपेंड करता है कि ये बहुत छोटे साइज़ की यूज कर रहा है तो माइक्रो PCNL, मीडियम साइज़ की यूज कर रहे हैं तो मिनी PCNL, और थोड़े जो स्टैंडर्ड साइज की मतलब 15 mm फ्रेंच के ऊपर की सीट को अगर आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड PCNL। PCNL में पीछे से एक बिल्कुल की होल किया जाता है, जिससे एक एम्प्लास सीट डाल करके स्कोप नेगोशिएट होता है और फिर लिथोक्लास्ट या लेजर के माध्यम से स्टोन को टुकड़े किए जाते हैं और उसी टुकड़ों को फोर्सेप्स के माध्यम से उसी टाइम कंप्लीट क्लियर किया जाता है। तो अगर फ़ायदा देखें PCNL का तो ये होता है कि एट द टाइम ऑफ द सर्जरी 100% क्लियरेंस मिलता है। ठीक है। मल्टीपल स्टोन है, आप PCNL के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है आपको 1 पंचर या दो पंचर या कई बार क्या होता है ज़्यादा बड़ा बर्डन होता है तो 3 पंचर की भी आवश्यकता होती है।
एक चीज़। तीसरा क्या है कि अगर कोई भी बर्डन है, आपका कितना भी बड़ा स्टोन है, 2 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी स्टोन रहते हैं, इन से लेकर के 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, सभी केसेस में PCNL इंडिकेटेड होता है और इसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहती है। ये है। तीसरी बात क्या है कि अगर इसमें हमें प्री प्लान्ड स्टेंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑपरेशन के बाद में कई बार हम स्टेंट डालते हैं, कई बार स्टेंट नहीं डालते हैं। जैसे कंप्लीट क्लियरेंस हो गया है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट नहीं है, कोई आपका PCS किडनी का कोई परफोरेशन नहीं हुआ है, तो देयर इज नो नीड ऑफ द स्टेंट। और समटाइम हम जब पीछे से नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ भी ट्यूब नहीं डाले जाते हैं। इसको बोलते हैं टोटल ट्यूबलेस PCNL। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है और ये जिससे क्या होता है, पेशेंट की मॉर्बिडिटी, मतलब पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं हो, पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके लिए ये सब किए जा रहे हैं, जिससे कि मतलब ट्रैक्ट का साइज़ छोटा किया जा रहा है, ब्लीडिंग के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपकी एसेसिबिलिटी मीन्स आप जितना छोटा इस ट्रैक्ट यूज करेंगे, शीथ यूज करेंगे, तो आप एक कैलेक्स से दूसरे कैलेक्स में आसानी से चले जाते हैं। ओके, तो ये PCNL होता है। इसके मैंने बताया कि बड़े स्टोन में, मल्टीपल स्टोन में इसका इंडिकेशन रहता है। सो मैं समझता हूँ कि ये आपका हेल्प करेगा कि कहाँ आपको RIRS कराना है, कहाँ PCNL कराना है। नमस्कार।